नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अभी 12 क्लास, आज 12th क्लास है हमारी, और 11th क्लास में हमने जो जो देखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम जब हम मिले तो हम लोग देख रहे थे कि टाइप कन्वर्जन और कोवर्जन देख रहे थे। टाइप कन्वर्जन जो है हमने पहले ही देख लिया था, जिसमें क्या है, डेवलपर या फिर ह्यूमन एजेंसी अपने आप उसमें कंस्ट्रक्टर लगा के, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, इस तरह का कंस्ट्रक्टर लगा के उसे कन्वर्ट करती है कोई भी डेटा टाइप को। कोई भी नहीं, मतलब बुलियन, नंबर से बुलियन, बुलियन से स्ट्रिंग, हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, उसी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो हो गया टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या है, नंबर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से नंबर, नंबर से बुलियन। फिर हमें देखना था टाइप कोवर्जन। कोवर्जन मतलब क्या कि जावास्क्रिप्ट का इंजन अपने आप जो डेटा टाइप है वो चेंज करेगा। जब कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, अगर उसे लगता है कि ये डेटा टाइप चेंज करना चाहिए तो वो करेगा। उसे कहते हैं टाइप कोवर्जन। यहाँ पे ह्यूमन एजेंसी नहीं करती, जावास्क्रिप्ट का इंजन अपने आप करता है। अब ऐसे केस में हमने देखा था कि टाइप कोवर्जन देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ा था कि ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू क्या है। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में 6 वैल्यू है, जैसे अनडिफाइंड, नल, नैन, एम्प्टी स्ट्रिंग और फॉल्स, और ये जो ज़ीरो, ये सभी चीज़ें, ये 6 चीज़ें छोड़ के बाकी सब चीज़ें ट्रूथी में कन्वर्ट होती है। मतलब बूलियन में अगर कन्वर्ट किया जाए इन 6 चीज़ों को छोड़ के, तो सब कुछ ट्रू में कन्वर्ट होगा। ये भी हमने देखा था, और इसी का उपयोग करके टाइप कोवर्जन में भी आता है बहुत जगह। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम प्लस का, एडिशन का साइन लगाते हैं, तो जो वैल्यू होती है, अगर नंबर है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। और जबकि बाकी ऑपरेंड्स जैसे आपके निगेटिव, माइनस या फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या करते हैं, आपके जो नंबर है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अपने आप कोवर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रिंग 5 माइनस स्ट्रिंग 1 -2, तो ये 2 आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि माइनस साइन कन्वर्ट करता है, कोवर्स करता है डेटा टाइप को स्ट्रिंग से नंबर में। इसे हमने देख लिया था। फिर यहाँ पे हमने जो ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू देखी थी, उसका भी एक एप्लीकेशन देखा था कि एम्प्टी स्ट्रिंग अगर रहे तो उसे, एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स माना जाएगा, तो दिस वॉन्ट रन, ये दूसरा वाला रन करेगा। ये हमने देख लिया, कुछ पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन देख लिया। फिर इसके बाद हम लोग और एक टॉपिक देखा था लास्ट टाइम, और वो टॉपिक था हमारा स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है? तो स्ट्रिक्ट मोड हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में ही एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इस तरह से यूज स्ट्रिक्ट स्ट्रिंग में लिख देते हैं। और ये जो लिखना होता है, ये प्रोग्राम के बिल्कुल शुरुआत में पहली लाइन पे लिखना होता है। एज सच फंक्शन लेवल पे भी ये स्ट्रिक्ट मोड अवेलेबल है। अगर आप पूरे प्रोग्राम में स्ट्रिक्ट मोड नहीं लगाना चाहते तो फंक्शन लेवल पे भी इसे फंक्शन में लगा सकते हैं। फंक्शन क्या होते हैं आज देखेंगे। अब स्ट्रिक्ट मोड का फ़ायदा क्या है कि स्ट्रिक्ट मोड आपकी जो एरर है उसे पकड़ने में मदद करता है। ये डायरेक्टली आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है कि आपके एरर पकड़ने में मदद करता है। अदरवाइज़ अपनी एरर नहीं आ रही थी, कंसोल शो नहीं कर रहा था। फिर हमने लोगों ने ये देखा कि ये जो है स्ट्रिक्ट मोड, आपके जो वेरिएबल है उसे डिक्लेयर करते वक्त हमें कंपलसरीली लेट, कॉन्स्ट या वैर, इन तीनों में से एक का उपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये करने नहीं देगा अगर स्ट्रिक्ट मोड करते हैं तो। दूसरा ये था कि इसकी जो धिस के साथ बाइंडिंग होती है किसी फंक्शन में, अगर हम देखें किसी फंक्शन को अगर रन करें और उसमें हम console.log धिस करें तो वो अनडिफाइंड आता है स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है। और नॉन स्ट्रिक्ट मोड में क्या आएगा? नॉन स्ट्रिक्ट मोड में वो धिस पॉइंट करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को। हमने एक विंडो ऑब्जेक्ट देखा था जिसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ थी जिससे हमारा प्रोग्राम रन होता है, तो ये देखा था। फिर डुप्लीकेट पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन में ए डबल इस तरह से नहीं दे सकते, ये क्या होता है, फंक्शन सब देखेंगे, बस ये डुप्लीकेट पैरामीटर नहीं देने देता, फिर किसी वेरिएबल को डिलीट नहीं करने देता। तो ये इसका ये फ़ायदा हुआ। फिर इसका क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे छोटे मोटे, वो तो आप लोग फिर रिवाइज कर ही लोगे। तो ये हमारा स्ट्रिक्ट मोड रहा। अब हमें जो एक टॉपिक चालू करना है नेक्स्ट वाला, वो है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपका? कोई डाउट? ओके ओके। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो चालू करना है हमें, वो है फंक्शंस। और फंक्शंस में हम जाते हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब फंक्शंस क्या है? फंक्शन यहाँ पे आप देखिए, एक जूसर का एक फ़ोटो है। इससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि ये जो फंक्शंस हैं एक तरह से क्या है, एक तरह से मशीन बना रहे हैं हम लोग। एक मशीन बना रहे हैं जिसमें कुछ इनपुट डालेंगे, उसमें से कुछ आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ से हम फ्रूट डालते हैं, फंक्शन एक मशीन का क्रिएट किया गया, उससे एक जूस बाहर निकल रहा है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक
फंक्शन तैयार कर सकते हैं। किस तरह से होता है, एक फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। क्या है, एक रीयूजेबल मतलब इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इसके पहले हमने बार बार किस चीज़ का उपयोग किया था, वेरिएबल का। आपको याद होगा कि एक वेरिएबल को बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है। अब वेरिएबल और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, फंक्शन में आपका एक बहुत बड़ा कोड स्टोर हो सकता है, जबकि वेरिएबल में आपकी एक छोटी सी वैल्यू स्टोर होती थी, जैसे कोई स्ट्रिंग हो गया या बूलियन हो गया या फिर नंबर हो गया, तो एक छोटी वैल्यू स्टोर होती थी। इसमें आपका एक पूरा कोड 10, 12, 50 जितने बड़े लाइन का कोड है वो स्टोर हो सकता है। और एक तरह से वेरिएबल ही है, लेकिन क्या है, ये बड़ा कोड स्टोर करता है। और जब उस वेरिएबल नेम को याद करेंगे, यहाँ पे फंक्शन नेम को याद करेंगे, और जब फंक्शन नेम को बुलाया जाएगा तो वो सारा का सारा कोड उस फंक्शन में जो स्टोर रहेगा वो हमें यूटिलाइज करने को मिल जाएगा। अब क्या है इसका डेफिनेशन, अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या होती है कि मतलब कोई हर चीज़ को, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ना और हर टास्क को इंडिपेंडेंटली बनाना। जैसे मैंने फ्लाईओवर का एग्जांपल दिया था, फ्लाईओवर बनाना है तो एक टीम गड्ढा खोदने पे काम करेगी, साइमल्टेनियसली दूसरी टीम क्या करेगी कि उसका जो ऊपर का डेक है उसके स्लैब को कास्ट करेगी, बाजू में गर्डर को बाजू में ही कास्ट करेगी। तो एक तरह से क्या है, मॉड्यूलरिटी हो गई, बाजू में ही मॉड्यूल बन रहा है और एक दूसरे को जोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से हम मॉड्यूलराइज कोड, जो एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ के उसे अलग अलग डिज़ाइन और डिफाइन करके एक साथ जोड़ सकते हैं। तो एक जो छोटा हिस्सा बनेगा प्रोग्राम का उसे बोलते हैं एक मॉड्यूल। तो मॉड्यूलरिटी हमें इसमें लाने के लिए ये फंक्शन हेल्प करता है। ये क्या करता है, एनकैप्सुलेट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। एनकैप्सुलेट मतलब क्या है कि छुपा के रखता है, अपने भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपा के रखता है। अब जैसे ये जूसर है, किस तरह से काम करता है, हमें कोई लेना देना है या अंदर क्या कर रहा है, नहीं ना। इसके अंदर क्या मैकेनिज्म लगता है ये हमारा कंसर्न नहीं है, वो फैक्ट्री वाले का कंसर्न है, जो इंजीनियर है उसका कंसर्न है कि किस तरह से ये अंदर काम करेगा। एंड यूज़र को इसके अंदर क्या होता है लेना देना नहीं है, बस उसे क्या है, इनपुट डालो आउटपुट ले लो। तो ये क्या, एक तरह से क्या किया इसने, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो एनकैप्सुलेट किया है। एनकैप्सुलेट मतलब कैप्सूल जो होती है ना, आपकी एक दवाई की कैप्सूल होती है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं या फिर पाउडर होती है, कई बार आपने देखी होगी। तो वो क्या होता है, उसके अंदर क्या है, हम लोग ये नहीं पढ़ते बैठते कि ये क्या है, दाने क्या है, वो एनकैप्सुलेट कर दिए उसने, जो दवाई है उस कैप्सूल के अंदर भर दिया, तो उसी से ये नाम आया है एनकैप्सुलेशन। कैप्सूल के अंदर भर दिया है। अब उसके अंदर क्या है, इंजीनियर का या फिर जो फार्मासिस्ट ड्रगिस्ट है जिसने जो बनाया है प्रोडक्ट, उसका लेना देना है। तो ये क्या करता है, एनकैप्सुलेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम भर सकते हैं। और एंड यूज़र जो रहेगा उसको उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा कि हम लोग क्या डिज़ाइन करते हैं, बस उसका काम निकल जाना चाहिए। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि फंक्शन क्या काम करता है। फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, इट्स बिट लाइक अ वेरिएबल, लेकिन ये पूरा कोड ऑफ चंक ऑफ कोड को स्टोर कर सकता है। अब फंक्शंस जो होता है, फंक्शंस की अगर हम सिंटैक्स देखें, 3 तरह के सिंटैक्स बनते हैं फंक्शन के। फंक्शन एज सच 3 तरह के, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और तीसरा है एरो फंक्शन। ठीक है, एक एरो फंक्शन है जो ECMA 6 में आया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का जो सबसे पहला फॉर्मेट देखेंगे हम, फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब क्या कि एक तरह से डिक्लेयर करना, जाहिर कर देना। अब डिक्लेरेशन किस तरह से, तो यहाँ पे शुरुआत में ही लिखा हमने फंक्शन, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फंक्शन लिखा, उसके बाद में ये जो आएगा यहाँ पे, अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस करें तो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं हम, एक कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड होने के कारण इसे जावास्क्रिप्ट में आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, फंक्शन ले लिया, फिर उसका कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे कुछ जैसे वेरिएबल का कुछ नाम देते हैं, जैसे फंक्शन का भी एक नाम देते हैं। अब फंक्शन का नाम यूजुअली क्या करते हैं, कैमल केस में ही देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक देखिए यहाँ पे एक पैरेंथेसिस है और एक यहाँ पे एक करली ब्रैकेट है और ये यहाँ पे और एक करली ब्रैकेट है। तो इसका सिंटैक्स क्या हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन का, मैं जब यहाँ पे लिख के बताऊँ, फंक्शन, उसके बाद में क्या आएगा,
एक पैरेंथेसिस आएगा, उसके बाद में ये आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आपका ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ये जो फंक्शन है और इसके सामने यहाँ पे एक नेम भी देना पड़ता है हमें, ठीक है, हाँ ये देना भूल गए हम। फंक्शन ये कीवर्ड, उसके बाद में उसका नेम, उसके बाद में एक पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड आप रिपीट करना चाहते हो बार बार, जो भी आपका मैकेनिकल कंसर्न है, जो भी आपका मैकेनिज्म है उसके अंदर डाल दो। अब इस फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का उपयोग कैसे करते हैं हम, सीधा वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, उसकी जगह वो आ जाता है। स्ट्रिंग में डालते हैं तो टेम्पलेट लिटरल लेते हैं, बैक टिक लेके हम लोग डॉलर कर्ली ब्रैकेट में क्वेरी डाल के आ जाता है। ये कैसे आएगा, इसका उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन का नेम है, जैसे मान के चलो यहाँ पे नेम ही है उसका नाम, तो हम लिखते हैं नेम, और इसे इसके बाद नेम लिखने के बाद इसके सामने लगाते हैं ये ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। फंक्शन और ये कर्ली ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल करना, फंक्शन इन्वोक करना, या फिर फंक्शन रन करना। तीन नाम है इसके, क्या है, फंक्शन रन करना, फंक्शन कॉल करना, फंक्शन इन्वोक करना। तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो। यूजुअली मैं प्रिफर करता हूँ फंक्शन इन्वोक करना, ये कहना, रन करना भी कह सकते हैं, उसे इन्वोक करना भी कह सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपका फंक्शन रन होगा, जब आपका फंक्शन रन होगा तो आपको ये किसी चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल में। जैसे मैंने x वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसे, तो यहाँ पे x वेरिएबल में जब इसे स्टोर करता हूँ तो इसे कहते हैं वैल्यू कैप्चरिंग। क्या कहते हैं, कैप्चरिंग। अब ये तो एक तरह से प्रोसेस है, ये पता भी ना रहे तो आप भी काम कर लोगे, पता हो ना हो इसका कोई लेना देना नहीं, बस इसका क्या है, एक टेक्निकल टर्म है, नेम है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जब x में मैं वेरिएबल को, इस फंक्शन को स्टोर करता हूँ और फिर उसको कंसोल लॉक करता हूँ या फिर उसके ऊपर जो कुछ ऑपरेशन है वो करता हूँ, इसे कहते हैं वैल्यू कैप्चरिंग। वैल्यू किस चीज़ में कैप्चर की है, मैंने x में कैप्चर की है, इस फंक्शन की वैल्यू मैंने x में कैप्चर की है। और ये जो फंक्शन यहाँ पे मैंने दिया है इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे क्या किया मैंने, फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है, ये है फंक्शन डेफिनेशन, ये है उसका ब्लॉक ऑफ कोड, फिर ये है वैल्यू कैप्चरिंग। और वैल्यू कैप्चरिंग कैसे करते हैं, तो उस फंक्शन को रन करते हैं, उसे या तो रन करते हैं, या तो इन्वोक करते हैं, या तो कॉल करते हैं, तीन में से कोई भी एक नाम ले लो। अब जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन ग्रीट गेस्ट console.log हेलो जेंटलमैन टू एग्जीक्यूट दिस कोड, हमें इस तरह से रन करना है। क्या है, यहाँ पे देखिए वैल्यू कैप्चरिंग कर रहे हैं हम लोग कॉन्स्ट में, हाँ कॉन्स्ट मैसेज में उसे वैल्यू, उस वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं। इन्वोक कैसे कर रहे हैं, ग्रीट गेस्ट, इसका नाम क्या है, ग्रीट गेस्ट, इस ग्रीट गेस्ट को यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं, ये स्टोर होगा, इसमें वैल्यू कैप्चर होगी और उसी को हम लॉक करते हैं। इसको लॉक कर दिया मैसेज में तो आपका हेलो जेंटलमैन, इस फंक्शन में जो कुछ लिखा है हमने वो आ जाएगा। इसे एक बार कोड में रन करके देखते हैं, इसे ही नहीं कोई भी। अब जैसे सबसे पहले तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग चाहता हूँ, जो जैसे माय नेम इज़ राम, मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग मुझे 10 बार लिखनी है या 3-4 बार लिखनी है। कैसे लिखूँगा मैं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसे स्टोर कर देता हूँ फर्स्ट नेम में, और इसे मैं एक काम कर सकता हूँ कॉन्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक काम कर सकता हूँ कंसोल लॉग और फर्स्ट नेम, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, ओके, और कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के, ओके, माय नेम इज़ राम। अब क्या है, मुझे ये 10 बार चाहिए। अब जब 10 बार चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसी को कंट्रोल कॉपी पेस्ट करूँगा। ये ले लिया मैंने, सेव कर लिया। अब बताइए मुझे ये आएगा, बिल्कुल आएगा, जितनी बार हमने लिखा है वो आएगा।
ये जो कोड हमने 4-5 बार लिखा है, मैं नहीं चाहता कि जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या टारगेट होता है कि कोई भी चीज़ ऑप्टिमाइज्ड हो, कम से कम चीज़ में ज़्यादा चीज़ हो जाए। जब मैं बार बार लिख रहा हूँ तो मैं प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट नहीं लिख सकता था। तो ये ऐसे नहीं करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा इसको फंक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये एक छोटा कोड हो गया, तो मैं इसे फंक्शन में डालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा, fun फंक्शन, और इसका नाम देता हूँ मैं फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर इसका सिंटैक्स बना लेते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स बन गया आपका। अब सिंटैक्स में मैं एक काम करता हूँ, इसे ले जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है एक जैसा नेम का, तो मैं इसे इंट्रो कर देता हूँ। ठीक है, इंट्रो में स्टोर कर देता हूँ, TRO इंट्रो। अब इस फंक्शन को रन करने के लिए मुझे रन करना पड़ेगा, और एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है वो आपको पता चलेगी कि फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक तरह से एनकैप्सुलेट करता है चीज़ों को। वो वैल्यू तभी देगा जब आप उसे कहोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे कि मुझे वैल्यू दो, मतलब रिटर्न। तो रिटर्न चीज़ लिखनी पड़ती है हमें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा ना, क्योंकि रन इसी तरह से करते हैं हम लोग। यही तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप इसके सामने। जैसे आपने देखा होगा कि हमने क्या लिखा है, console.log, इसे ऑब्जर्व कीजिए आप, इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट नेम और पैरेंथेसिस, यहाँ पे console.log, लॉग और ये उसके सामने भी पैरेंथेसिस है। ये भी एक तरह से फंक्शन है। console.log, लॉग जो है एक तरह से फंक्शन है, लेकिन ये किस चीज़ में फंक्शन है, कंसोल नाम के एक ऑब्जेक्ट में। जावास्क्रिप्ट ने अपने आप में अंदर ही इंजन में एक कंसोल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर एक मेथड है लॉग। उस मेथड को जो हम इन्वोक करते हैं, इस मेथड को क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हो। फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन रहता है कोई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर है, वो इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, मान के चलिए। उसके अंदर अगर कोई इस तरह का फंक्शन रहता है तो उसे कहते हैं मेथड। सेम चीज को, जैसे इसको यहाँ पे फंक्शन कहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहा तो उसे कहते हैं मेथड। अब यहाँ पे कंसोल जो है, कंसोल आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेम ऐसा लॉग करके, यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम है वहाँ पे लॉग करके एक मेथड होगा या फिर फंक्शन होगा। जब मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम लेता हूँ, उसके ऊपर लॉग, उसकी अंदर की मेथड जब कॉल करता हूँ, उसके अंदर कुछ पास करता हूँ, तो मुझे एक आउटपुट मिलता है। तो ये भी एक तरह से फंक्शन ही है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से डिफाइंड है, और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कस्टम डिफाइंड है, हम लोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया फर्स्ट नेम। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट नेम, क्या मैं इसे रन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या आता है, जस्ट अ मिनट, मैं नीचे वाले कोड को कमेंट आउट कर दूँ, ओके, ताकि हमें बॉदर ना करें। और यहाँ पे मैं फिर से अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है ना, कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने क्या क्या कहा था कि फंक्शन जो है एक इनकैप्सुलेशन का काम करता है। इनकैप्सुलेशन मतलब उसके अंदर चीज़ों को भर देता है, लेकिन जब हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे बाहर भी चाहिए चीज़ें, कुछ आउटपुट भी चाहिए, तभी देगा वो। और कैसे देगा? हाँ, तो पहले एक काम कर सकते हैं, इसे किसी चीज़ में हम स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, इसे स्टोर कर देता हूँ कॉन्स्ट फंक्शन रन। जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, वैल्यू कैप्चरिंग किया। फंक्शन रन नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने फंक्शन को वैल्यू कैप्चर किया, उसके अंदर की जो वैल्यू आएगी उसे इसके अंदर कैप्चर किया। अब मैं रन करके देखता हूँ फंक्शन रन को, ठीक है। console.log फंक्शन रन के अंदर क्या मिलता है मुझे वैसे ही पता चलेगा ना। तो अगर मैं चेक करूँ, देखिए क्या मिला मुझे, अनडिफाइंड। क्या है, एक बार फिर से समझते हैं। क्या हुआ, मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये हो गया फंक्शन कॉलिंग या फिर फंक्शन इन्वोकिंग या फिर फंक्शन रनिंग।
उसकी वैल्यू मुझे रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मुझे देखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट कंसोल में कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे कंसोल हमारा कंसर्न है, क्योंकि हमें HTML में देखना है ना वो चीज़ें, तो हमें कंसोल में देखने के लिए उसे किसी तो भी चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा। हमने स्टोर कर दिया फंक्शन रन नाम के वेरिएबल में, और उसी वेरिएबल को हमने लॉक कर दिया। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर है और इसको हम लॉक कर रहे हैं, वैल्यू आ रही है अनडिफाइंड, जबकि मुझे चाहिए थी माय नेम इज राम। यह इस तरह से नहीं देगी, ये फंक्शन एनकैप्सुलेट कर रहा है इतने डाटा को आपके। ये डाटा को मुझे बाहर चाहिए, तो मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसमें एक कीवर्ड होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न आया। अब इस रिटर्न को मैं क्या करता हूँ, इंटो, ये एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया, इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। और रिटर्न क्या करूँगा मैं रिटर्न करना चाहता हूँ इंट्रो। क्या है? फंक्शन एक तरह से क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। जो आप यहाँ से बाहर करवाना चाहोगे, रिटर्न में जो दोगे वही फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया रिटर्न, और इस चीज़ को फिर से रन करते हैं। अब देखिए माय नेम इज़ राम आ गया। क्या हो रहा है, आपका जो फंक्शन है डेफिनेशन, उसमें मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। उस ब्लॉक ऑफ कोड को रिटर्न जब तक मैं नहीं करूँगा फंक्शन से बाहर, तब तक बाहर नहीं आएगा, अनडिफाइंड ही रहेगा। अब मैंने रिटर्न कर दिया इंट्रो, आपका ये वैल्यू कैप्चरिंग कर दिया, इसमें इन्वोक कर दिया फंक्शन, वैल्यू कैप्चरिंग कर दी फंक्शन रन में, और फंक्शन रन को रन कर दिया। तो इस तरह से आपका, इसमें कोई कन्फ्यूजन? हाँ, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमने किया है ना, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। एक तरह से डिक्लेयर कर दिया कि फंक्शन, उसका नाम डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन नेम, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, फंक्शन जैसे यहाँ पे हमने कुछ अंदर लिया नहीं है, कुछ पैरामीटर वगैरह पास नहीं किया। अब जैसे मुझे कुछ प्रोसेस भी देनी है, जैसे मैंने एक फैक्ट्री बना ली, ये क्या है, एक तरह से मेरी एक मशीन है। अब मशीन में कुछ इनपुट भी तो देना पड़ेगा ना, मैं चाहता हूँ कि मशीन में कुछ इनपुट जाए, तो एक तरह से इनपुट के लिए कुछ जगह होनी चाहिए उसके लिए। इनपुट की जगह कहाँ रहेगी इसमें? इनपुट की जगह है ये पैरेंथेसिस जो दिख रहा है ना, ये पैरेंथेसिस इनपुट की जगह है। यहाँ पे जो भी इनपुट हम देंगे वो एक तरह से इस फंक्शन के बॉडी में जाएगा। हाँ, ये फंक्शन की बॉडी हो गई ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन की बॉडी। जो इनपुट हम इसमें देंगे इस पैरेंथेसिस में, वो इसके अंदर जाएंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस के बाद हम जो कुछ रिटर्न करना चाहते हैं उसका आउटपुट, वो आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है। इसमें लिखेंगे फंक्शन, एज यूजुअल फंक्शन, इसका नाम देते थे कैलकुलेटर, CALCULATOR, ठीक है, CALCULATOR, ओके। ये क्या कर दिया मैंने, ये दे दिया फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन डेफिनेशन, उसका नाम दे दिया फंक्शन नेम। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें इक्वल टू नहीं, पैरेंथेसिस देना है। हाँ, पहले तो इसका सिंटैक्स बना लेते, सिंटैक्स बन गया। अब कैलकुलेटर में जब मैं दो वैल्यू के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना उसमें, 2, 3, 4, 5। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर दे सकता हूँ। ए, ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। फॉर्मल मतलब एक तरह से कुछ भी दे सकते हैं आप इसमें नेम। ये जो है आपके XYZ ABC 1 2 3 जो चाहे वो दे सकते। एक तरह से क्या है, नाम, कॉमन नेम देने जैसा है कि नाम क्या है, कॉमन नाउन है। किसी का नाम राम हो सकता है, किसी का श्याम हो सकता है, किसी का मोहन हो सकता है। तो एक तरह से हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, ए दे देते हैं, ठीक है, ए दे देते हैं, और दूसरा दे देते हैं बी, कॉमा। ये कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है? 2 नहीं, उससे भी ज़्यादा कर सकता है, C, D, E, वो जितना आप देना चाहो। हाँ, लेकिन गुड प्रैक्टिस है कि 3 के ऊपर देना नहीं चाहिए। एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर देना नहीं चाहिए। क्या, गाड़ी चलाना, गाड़ी के ऊपर 2 लोग जा सकते हैं, जा तो 5 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन गुड गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस क्या है, 2 लोगों के साथ ही जाओ, 5 लोगों के साथ में जाओ। 3 से ऊपर देना नहीं, अवॉइड करना है। फिर दूसरी टेक्निक्स है, वो देखेंगे हम लोग। हाँ, अब ये और भी मैंने क्या किया, एक तरह से इसके इनपुट के लिए रास्ता खोल दिया कि इसमें कुछ इनपुट जाएगा, ए और बी।
अब ए और बी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है, जो कुछ मैं देना चाहूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉन्स्ट एडिशन, ठीक है। एडिशन करके एक वेरिएबल लेता हूँ और इस वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, ए और बी जो कुछ भी यहाँ पे आएगा, देखिए अब क्या है, ये देखिए ये जो है ना थोड़ा फीका फीका लग रहा है ना। जब मैं ए का उपयोग करूँगा, देखिए ये थोड़ा डार्क हो गया, ए जो भी वैल्यू आएगी ए की उसमें बी को ऐड करूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो इसमें होगी और बी की जो आएगी वो बी की जगह जाएगी। इसको कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको, मुझे वैल्यू रिटर्न भी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, अदरवाइज बाहर देगा कैसे। मैंने एक इनपुट का रास्ता तो दे दिया उसको, आउटपुट का भी तो देना चाहिए, तो मुझे देना होगा रिटर्न। और रिटर्न में क्या दूंगा, एडिशन, क्योंकि स्टोर क्या चीज़ में है हमारा, सब कुछ एडिशन में है। अब इस चीज़ को हम एक काम कर सकते हैं, फंक्शन को वैल्यू कैप्चर करते हैं या फिर डायरेक्टली लॉग भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या किया था हमने, पहले वैल्यू कैप्चर की एक वेरिएबल में और उस वेरिएबल को हमने लॉग किया। हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी स्टोर करने की, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली console.log करते हैं और console.log में हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर फंक्शन को इन्वोक कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम कैलकुलेटर, ओके CAL कैलकुलेटर, और इसे लॉक करने के लिए, इन्वोक करने के लिए इसी में इन्वोक करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस क्या है हमारी, कि जो हमारा फंक्शन का नाम है उसके सामने पैरेंथेसिस। अब जब आप इसमें कुछ इनपुट नहीं था, लेकिन इसमें तो कुछ इनपुट तो लगेगा ना, ए और बी की वैल्यू कुछ तो डालोगे, तो ए और बी की वैल्यू जो यहाँ पे है इसे कहते हैं पैरामीटर, और ये जो है यहाँ पे उसकी कुछ जो एक्चुअल वैल्यू देंगे, क्योंकि रन करते हो एक्चुअल वैल्यू देनी पड़ेगी ना, तो ये एक्चुअल वैल्यू जो देंगे हम यहाँ पे, इसे कहते हैं आर्गुमेंट्स। क्या कहते हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, एक तरह से इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग, आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं सम चाहता हूँ, एडिशन चाहता हूँ 10 और कॉमा, अब ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आया, कैलकुलेटर ए एनी बी एनी, कोई भी तरह की वैल्यू ले सकता है। मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू राम भी दे सकता हूँ, क्योंकि एनी टाइप है उसका, ये एक तरह से क्या है, टाइप स्क्रिप्ट होती है ना, उसमें किसी वेरिएबल के बाद कोलन और उसका टाइप आता है, तो एक तरह से एक एडवांस VS कोड होने के कारण ये हमें सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 10 और 6 दे देता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मैं रन करूँ, ठीक है, ये देखिए आपकी 16 वैल्यू आई। अब सेम चीज़ मैं, हाँ बिल्कुल लगा लेते हैं, हाँ बताइए। देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन, एक काम करता हूँ मैं, अब ये आपका कैलकुलेटर ये एक रिटर्न हुआ है, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर, हाँ CO कॉन्स्ट स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर में क्या करूँगा, जो भी मेरी वैल्यू आएगी ए की वैल्यू उसी का स्क्वायर चाहता हूँ मैं, पहले जो वैल्यू आएगी ना उसी का स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि ये आपकी फैक्ट्री है एक तरह से, आप इसके अंदर क्या कोड लिखते हैं ये आपका कंसर्न है, कुछ भी कोड लिखिए आप, वो रन करेगा, कुछ भी कोड लिखिए। तो ए का स्क्वायर चाहता हूँ मैं सबसे पहले, तो ए का स्क्वायर मैं ए को ए से मल्टीप्लाइड कर दूंगा फिर से, ठीक है। और मैं यहाँ पे जब रिटर्न में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न में एक बार एक काम करता हूँ, स्क्वायर लिखता हूँ। इस बार रिटर्न में क्या करूँगा, स्क्वायर रिटर्न करूँगा, और जो मैंने ये वैल्यू दी है ना, ए की वैल्यू क्या दी थी हमने, नहीं ये उसी फंक्शन को, अच्छा, नहीं है तो कैलकुलेटर, तो वही है, हाँ फंक्शन तो सेम ही है, उसी फंक्शन, आप जितना चाहे उतना बड़ा कोड लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, पहली वैल्यू है 10, तो हमारा 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 आना चाहिए, ऑब्वियसली आ गया। अब क्या होता है, मुझे कभी कभी एक से ज़्यादा चीज़ भी रिटर्न करनी होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो चीज़ बहुत सारी रिटर्न करनी है, जैसे मैं अगर करके देखूँ तो नहीं आएगा, मुझे रिटर्न करना है, स्क्वायर भी करना है, एडिशन भी करना है। जैसे एडिशन भी मैं करना चाहता हूँ रिटर्न, तो अगर मैं देखूँ एडिशन और दोनों स्क्वायर रिटर्न होते हैं क्या, तो आपकी एक ही चीज़ रिटर्न हो रही है,
जो आखिरी चीज़ है ना, जैसे 16 रिटर्न हो रहा है, पहला वाला इग्नोर कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में जैसे मान के चलो यहाँ पे स्क्वायर है, मैं यहाँ पे और भी चीज़ चाहता था, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहता था, कॉन्स्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्स्ट डिवीजन भी चाहता था, और a डिवाइडेड बाय b ये चाहता था। अब मुझे इतनी सारी चीज़ें रिटर्न करनी है, एडिशन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, डिवीजन भी करनी है, और स्क्वायर तो कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में मैं जब यहाँ पे जाता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ, तो बस लास्ट वाली वैल्यू आ रही है। ऐसे सिचुएशन में मल्टीपल वैल्यू अगर आपको रिटर्न करनी है ना, तो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। हम बनाते हैं इसका एरे। क्या बनाते हैं? अब ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, एरे। एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा वेरिएबल एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो भी एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे हम एरे का उपयोग करेंगे। और एरे किस तरह से होता है, तो आपका जो एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, सामने स्क्वायर ब्रैकेट देना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट देना है। अब ये एक तरह से एक ही एंटिटी हो गई यहाँ से लेके वहाँ तक। अब जब हम एरे में डालेंगे ये सब कुछ चीज़ें, सेव करेंगे और इसे रन करेंगे, तो देखिए आपका सब कुछ आएगा। क्या आया? पहला आया आपका 100। पहला 100 क्या था? पहला था एडिशन, पहला स्क्वायर था। अब इसमें ऑर्डर देखिए चेंज होता है, जिसमें जैसे उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जो मैं डिफाइन करूंगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। पहला स्क्वायर एडिशन, देखिए स्क्वायर एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आ गया सब कुछ। आपके समझ में आ गया कि एक फंक्शन में, जैसे वेरिएबल में हम लोग क्या करते थे, एक ही वैल्यू स्टोर होती थी, एक ही स्ट्रिंग स्टोर होता था। फंक्शन में एक कैलकुलेटर फंक्शन में हमने कितने सारे कोड स्टोर कर दिया। अब जहाँ भी हमें ज़रूरत है कैलकुलेटर की, वहाँ पे हम जाएंगे, सिंपली कैलकुलेटर को याद करेंगे, इन्वोक करेंगे। क्या करेंगे? इन्वोक। कैलकुलेटर को इन्वोक किया, उसमें वैल्यू डाली और आपकी वैल्यू रेडी है। अब इस कोड को आप 10 बार रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। यहाँ पे 10 है, मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, यहाँ पे 14, या फिर यहाँ पे 104, कुछ तो भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। आप जितनी बार चाहे अलग अलग वैल्यूज़ के साथ इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे 3 एग्जांपल ले लिया मैंने, 3 बार इन्वोक किया, 3 बार आपकी अलग अलग वैल्यू आई। तो आपने क्या किया, एक जो आपका कोड है उस कोड को आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया। उस वेरिएबल को हमने कहा फंक्शन। फंक्शन क्या है? एक तरह से मशीन है, एक तरह से मशीन ही बनाई ना हमने, कैलकुलेटर की मशीन बनाई। वो मशीन आपका एक कोड स्टोर कर रही है। एंड यूज़र को मैं कैलकुलेटर दे दूंगा, उसको एंड यूज़र को मैं एपीआई में क्या दूंगा, उसको सिर्फ कैलकुलेटर दूंगा। उसको बोलूँगा तू भाई एक काम कर, कैलकुलेटर नाम से एक फंक्शन है उसे इन्वोक कर लेना, और तेरे को जो वैल्यू डालनी है डाल ले। वो क्या करेगा? कैलकुलेटर नाम से फंक्शन इन्वोक करेगा, सीधा सीधा उसमें 10 डालेगा, 6 डालेगा, अपनी वैल्यू निकालेगा, अपना धंधा करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसके अंदर क्या है, कैसे करना है। ये क्या है? ये डेवलपर का काम है। तो एज अ डेवलपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोड को एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, इसके अंदर भर रहे हैं। एंड यूज़र को सिर्फ कैलकुलेटर देंगे। जैसे एंड यूज़र, हम लोग एंड यूज़र है किसके? जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट में ने हमें क्या दिया? सिर्फ लॉग। अब लॉग के अंदर, जैसे ये लॉग की एक जो मेथड होगी, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ने क्या लिखा है ये हमें पता नहीं है। उसने क्या कहा? console.log लिखिए, लॉग वाले फंक्शन को इन्वोक कीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ में आ गया अब एक इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ठीक है, हाँ बस, ओके। तो अब ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। अब ऐसे 3 तरीके हैं। दूसरा है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, इसमें जाएंगे, नोट्स में देख लेते हैं थोड़ा। अब तक क्या किया हमने? फंक्शन जैसे ये है फंक्शन मेक सैंडविच, एक एग्जांपल तुरंत देख लेते हैं। मेक सैंडविच में हम जाएंगे, फिलिंग देंगे
और ये जो फिलिंग है 1 2 3 फिलिंग, ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। इस फिलिंग की जगह कुछ भी आ सकता है, ऑनियन आ सकता है, टोमेटो आ सकता है, मायोनीज आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मल पैरामीटर दे दिया, पैरामीटर ऑफ फंक्शन, इसे क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ फंक्शन। फिर रेसिपी बनाई मैंने। रेसिपी क्या है, सैंडविच विथ डॉलर करली ब्रैकेट, टेम्पलेट स्ट्रिंग है, बैक की टिक में है, हाँ, फिलिंग 1 फिलिंग 2 एंड फिलिंग 3 इज रेडी। सिंपल इंस्ट्रक्शन थी और रिटर्न कर दी मैंने रेसिपी। जैसे ही मैं ऑर्डर करता हूँ, एक वैल्यू कैप्चर करता हूँ ऑर्डर में, वहाँ पे मैंने मेक सैंडविच को इन्वोक किया, उसमें सबसे पहले चीज़ डाली, वेजिटेबल डाला, आपका मायोनीज डाला। तो आपकी जो, अगर मैं उसे लॉक करूँ तो सैंडविच विद चीज़ वेजिटेबल एंड मायोनीज इज रेडी। इसकी जगह मैं चीज़ की जगह अगर पनीर डालता, वेजिटेबल की जगह कैरेट डालता, ऑनियन डालता, टोमेटो डालता, तो मेरा उस तरह का सैलेड तैयार होता, या फिर जो मेरा सैंडविच है उस तरह से तैयार होता। तो ये हो गए आपके, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसमें जो पैरामीटर देते हैं उसे कहते हैं पैरामीटर। जो वैल्यू इनपुट के लिए वैल्यू देते हैं उसे कहते हैं पैरामीटर। और जब हम उसका रियल में उपयोग करते हैं तो उपयोग करते वक्त जो उसमें पैरामीटर देते हैं उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो फर्क क्या है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में, है दोनों फंक्शन से रिलेटेड चीजें। जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें देते हैं पैरामीटर, जब फंक्शन इन्वोक करते हैं उसे कहते हैं आर्गुमेंट, क्योंकि आर्गुमेंट दे रहा हूं ना मैं उसमें। हाँ, अब ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब ये हो गया हमारा फंक्शन ये जो था हमारा फंक्शन, एक तरह से जो था ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन था। क्या किया हमने, फंक्शन डिक्लेयर किया, नाम लिखा। हमारा नेक्स्ट है फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, हम डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं, फाइंड एवरेज फंक्शन, हाँ ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, हम सीधा सीधा फंक्शन लिखते हैं, कॉमा देते हैं, उसमें आर्गुमेंट लेते हैं, और उसका जो नाम होता है फंक्शन का, यहाँ पे क्या किया था, नाम उसके फंक्शन के सामने लिखा था हमने, फाइंड एवरेज। यहाँ पे फंक्शन का नाम हम इसके सामने ना लिखते हुए डायरेक्टली इसका जो सिंटैक्स है क्या है, फंक्शन करली राउंड ब्रैकेट जिसमें हम अपने पैरामीटर देंगे, फिर करली ब्रैकेट में बॉडी में रिटर्न a प्लस बी करेंगे। लेकिन उस फंक्शन, अब इस फंक्शन का तो एक तरह से नाम ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। ये एनोनिमस फंक्शन हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। एक्चुअली पहले हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया इसे, नहीं ये कोई उसमें स्टोर नहीं था ना, यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया, अब क्या करते हैं, जब इन्वोक करना होता है उस फंक्शन को, सीधा उस वेरिएबल का नाम लेते हैं और उसमें फंक्शन को पास कर देते हैं, जो आर्गुमेंट है हमारी। इसको भी एक बार थोड़ा सैंपल देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसे इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे, इसे मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। कॉन्स्ट ऐड नंबर, एक वेरिएबल में स्टोर किया फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, सीधा राउंड ब्रैकेट, ए और बी उसके पैरामीटर, उसके बॉडी के अंदर हमने रिटर्न क्या किया, ए प्लस बी। और जो हमारा ऐड नंबर था, जो वेरिएबल नाम था, क्योंकि ये स्टोर तो इसमें हुआ है, तो इन्वोक डायरेक्ट हम वेरिएबल को करेंगे। इन्वोक किया 5 और 10 पैरामीटर के साथ, और इसको अगर हम रन करें तो आपको 15 एक इसका आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आया। अब ये हो गया आपका दूसरा टाइप। पहला देखा था हमने फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा देखा हमने फंक्शन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को स्टोर किया वेरिएबल में। तीसरा है हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है, तो एरो फंक्शन जो है हमारा, ये ECMAScript 6 में आया है, ECMA 6 में आया है। एरो फंक्शन किस तरह से होता है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट मल्टीप्लीकेशन लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन इसमें करना क्या है, एक वेरिएबल लिया मैंने, वेरिएबल, और इसके सामने इक्वल टू, इसका सिंटैक्स आराम से देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका सिंटैक्स। इसमें इक्वल टू देना है, पहली बार, दूसरी बार इक्वल टू आ रहा है। इसके पहले इक्वल टू कहाँ आया था हमारा, ये यहाँ पे आया था जब हम एक्सप्रेशन में दे रहे थे। तो यहाँ पे देना है मुझे राउंड ब्रैकेट, इसके सामने यहाँ पे देना है मुझे एक इस तरह का, ये इसका सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
क्या है? ट्रू फॉल्स जैसे दिख रहा है। हाँ ट्रू और नहीं कहाँ वो इक्वल लगा ना वो ऐसा। हाँ ये इसमें स्टोर किया है मैंने। हाँ। फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या है? इक्वल टू और एक ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और ये यहाँ पे उसकी फंक्शन की बॉडी। अब इस फंक्शन का जो इसे कहते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एरो है, एक तरह से एरो है ना, वो इसलिए इसको एरो फंक्शन कहते हैं। एक मार्क स्क्रिप्ट 6 में आया। अब इसकी कुछ खूबियाँ है। इसकी खूबियाँ क्या है कि ये जो है ना थोड़ा शॉर्ट फंक्शन है एकदम। जैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का नहीं करते हम लोग, स्क्वायर का करते हैं, ठीक है, SQURE स्क्वायर। अगर मेरा स्क्वायर का है तो मैं इसमें कुछ आर्गूमेंट भी दूंगा, तो आर्गूमेंट दे देता हूँ मैं A, और A आर्गूमेंट दे दिया मैंने। अब ये आर्गूमेंट इनपुट हो गया, मुझे कुछ रिटर्न भी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसमें करता हूँ रिटर्न और A मल्टीप्लाइड बाय A, ठीक है। अब मुझे इसे इन्वोक भी करना होगा तो कंसोल लॉग में मैं एक काम करता हूँ, SQ स्क्वायर को इन्वोक कर देता हूँ सीधा, और उसमें मुझे कुछ आर्गूमेंट भी पास करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे 6 करता हूँ तो 36 आना चाहिए मुझे आंसर। देखिए आपका 36 आंसर आ गया, फाइन, कोई प्रॉब्लम। बस यहाँ पे बदली क्या चीज़ है कि आपका जो सिंटैक्स था, फंक्शन वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वेरिएबल नेम लिखो, उसके सामने इक्वल टू उसको असाइन कर दो। क्या चीज़ से? एक एरो फंक्शन से। एरो फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस, उसके अंदर पैरामीटर, एक एरो और एक आपका कर्ली ब्रेस जिसमें आपका ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। अब यहाँ पे विशेषता क्या है एरो फंक्शन की, उसे देख लेते हैं। विशेषता ये है कि एरो फंक्शन में अगर आपका सिंगल वेरिएबल है, अगर एक ही इनपुट है या फिर छोटा सा ऑपरेशन है, वन सिंगल लाइन का कोड है, जैसे यहाँ पे ये जो ऑपरेशन था हमारा, ये फंक्शन था बहुत सारे मल्टी लाइन था। अगर आपका कोई एक शॉर्टकट वाला एकदम छोटा सा कोड है इतना सा, तो इसमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर एक ही पैरामीटर जा रहा है तो इसमें ये पैरेंथेसिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ये जो है ना, ये पैरेंथेसिस इसका निकाल सकता हूँ, ठीक है, इसका पैरेंथेसिस भी निकाल सकता हूँ, और ये जो रिटर्न है इसको भी मैं हटा सकता हूँ, और ये जो इसका कर्ली ब्रेसेस है ना, इसको भी हटा सकता हूँ। इतना मॉड्यूलराइज है ये, इतना मॉडर्न है कि इसका सब कुछ छाट दिया। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। क्या है? स्क्वायर इक्वल टू A सच दैट A इंटू A। इसको रीड कैसे करते? रीड करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। फॉर्मल नहीं है, जावास्क्रिप्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन मैं एक अपनी कन्वीनियंस के लिए करता हूँ कि कॉन्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू A और एनी पैरामीटर A सच दैट, इसको आप सच दैट पढ़िए, क्या इसको सच दैट A इंटू A, मतलब क्या, A ऐसी वैल्यू आएगी कि A इंटू A की जो A इनपुट जाएगा वो सच दैट ऐसा होगा कि A इंटू A हो जाएगा, और वो स्टोर किस में होगा? स्क्वायर में होगा। अब जैसे मैं इसको अगर रन करूँ फिर से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि डाउट हो कुछ, 6 की जगह मैं इस बार 7 ले लेता हूँ, तो 49 आंसर आना चाहिए आपका। इसको रिफ्रेश कर दिया, आ गया आपका आंसर। तो इसको इतना शॉर्टकट में बना दिया है ना कि आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में कोड चाहिए, बहुत छोटा ऑपरेशन है आपका, कि आप किसी कार्ट में ऐसे, जैसे एक बास्केट है, आप बास्केट में बहुत सारे ग्रोसरी आइटम डाले और किसी ग्रोसरी आइटम पे आपका एक डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है। जैसे आपने शुगर डाली है और आपने शुगर में एक अप्लाई कर दिया है कि अगर 5 किलो से ज़्यादा शुगर है आपकी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% शुगर की प्राइस पे। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा फंक्शन डालूंगा कि सर्च सच दैट शुगर सच दैट इफ इट इज़ ग्रेटर देन 5 अप्लाई डिस्काउंट ऑफ। तो एक तरह से फंक्शन लगा सकता हूँ, एक छोटा सा फंक्शन होता है, उसमें ज़्यादा बड़ा फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे केस में ये काम आता है। तो यहाँ पे आपने ये एरो फंक्शन समझ लिया। और दूसरी बात, जैसे हमने एक धिस कीवर्ड लॉगिन किया था एक फंक्शन में, जैसे कोई भी फंक्शन में अगर आप धिस कीवर्ड यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, स्लॉपी मोड में अगर आप धिस कीवर्ड लॉक करोगे तो उसका आंसर आया था विंडो। वो किसे पॉइंट करता था? विंडो को। जैसे मैं एक बार फिर से कर देता हूँ यहाँ पे console.log, जैसे किस फंक्शन में करूँ, इस फंक्शन में कर दूँ,
हाँ इसमें कर देता हूँ console.log और इसमें करता हूँ मैं this। अब ये this क्या है इसको आराम से देखेंगे, लेकिन इसको सिंपली अभी इतना याद रख लो कि इस तरह से कुछ होता है। अभी हमारा स्लॉपी मोड है आई गेस, ऊपर जाके देखता हूँ, हाँ स्लॉपी मोड है, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें जाते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ और देखिए आपका विंडो ऑब्जेक्ट आया है 470 लाइन पे। देखिए कि 470 लाइन पे आपका विंडो ऑब्जेक्ट आया। 470 लाइन को जाते हैं, 470 हाँ 470 पे हमने धिस को लॉक किया। स्लॉपी मोड चल रहा है। स्लॉपी मोड में आपका जो धिस कीवर्ड फंक्शन में पॉइंट करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। विंडो को अगर मैं खोलूँ तो इसके अंदर पूरे के पूरे जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो कुछ फंक्शन है, जो भी लगता है, सब कुछ इसमें है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड लगा दूँ तो अगर मैं फंक्शन लेवल पे, मैंने कहा था फंक्शन लेवल पे भी आप यूज स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे मैं यूज स्ट्रिक्ट हाँ तो इसे कर देता हूँ। अब देखिए आपका 470 लाइन पे कुछ आया, 470 लाइन पे आपका अनडिफाइंड आया। स्लॉपी मोड में विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, स्ट्रिक्ट मोड में अनडिफाइंड करेगा। लेकिन ये जो धिस कीवर्ड है ना, ये धिस कीवर्ड ये एरो फंक्शन में अवेलेबल ही नहीं है। नहीं, इसमें काम ही नहीं करेगा, ना तो ये अनडिफाइंड रहेगा ना कुछ। इसमें इसका खुद का धिस कीवर्ड मिलता ही नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिए आप। दूसरी बात कि जैसे ये फंक्शन को मैंने कब इन्वोक किया, ये देखिए कैलकुलेटर, ये जो किया है ना मैंने फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन है मेरी फंक्शन डिक्लेरेशन। इस कैलकुलेटर को मैंने पहले कैलकुलेटर को डिफाइन किया, उसके बाद उसको इन्वोक किया। तो एक तरह से लॉजिकली है कि पहले तो मैं ये बताऊं कि कैलकुलेटर है क्या, और फिर उसको बुलाऊं कि भाई कैलकुलेटर दे दे। नहीं, लंबा प्रोसेस मतलब एक तरह से लॉजिकल है कि पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ कैलकुलेटर में क्या करना है, उसके बाद मैं उसको बुलाऊंगा। कंपाइलर कैसे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, पहले समझेगा कि ये इस तरह से है और उसके बाद उसको इन्वोक करेगा। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ ना, जैसे मैं ये चीज़ को हटा दूँ फिलहाल फॉर टाइमिंग, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसे ऊपर ले लेता हूँ इसके। अब देखिए थोड़ा उल्टा काम कर दिया है मैंने। थोड़ा उल्टा काम कैसे कर दिया है, जैसे इन सब चीज़ों को मैं अननेसेसरी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब मेरा जो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर डिफाइन करने से पहले ही मैंने बुला लिया है। हो सकता था, बहुत बड़ा कोड है मेरा, मैं पहले ही कैलकुलेटर बुला लूँ और फिर उसके बाद में उसको डिफाइन करूँ, तो क्या ये रन करेगा? बिल्कुल करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। देखिए आपका आ गया। इवन मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं पहले लाइन पे जाता हूँ, ठीक है, पहले नंबर पे जाता हूँ, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, रन किया। देखिए 2, 3 एंड 4 पे आना चाहिए। देखिए 2, 2, 3, 4 आंसर आया आपके। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें होती है वेरिएबल हॉइस्टिंग। वेरिएबल हॉइस्टिंग क्या होती है, इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। प्रोग्राम क्या करता है, हॉइस्टिंग क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है जिसमें आपके जितने भी आपके वेरिएबल है डिक्लेयर किए गए, वो शुरुआत में पॉप करके ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो भी फंक्शन डिक्लेयर किया, जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, वो भी पॉप करके ऊपर चला जाएगा, प्रोग्राम के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे भले ही मैंने उसको पहले कॉल किया है, लेकिन वो इसे रन तभी करेगा जब उसके पास चला जाएगा। तभी उसको पता है ना कि ये इसमें कैलकुलेटर में क्या लगा है, क्या लॉजिक है, वो नीचे पता चलेगा। तो पहले उसने क्या किया, हॉइस्ट किया, फंक्शन को ऊपर ले आया। ये फंक्शन इसके ऊपर है, लाइन नंबर 1 में ही है, एक तरह से मान के चलिए। क्या ये फंक्शन डिक्लेरेशन वाला जो कंसेप्ट है, क्या इसमें भी जो मैंने वेरिएबल हॉइस्टिंग कहा, क्या इसमें अप्लाई होगा? जैसे ये है, ये आपका ऐड नंबर है। अगर इस ऐड नंबर को यहाँ पे ना कॉल करते हुए मैं इसे ऊपर ले लूँ इसके, तो क्या ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ये वर्क करेगा? इसे देख लेते हैं। नहीं करेगा। क्या करेगा? फंक्शन कैन नॉट एक्सेस ऐड नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन। ऐड नंबर को मैंने पहले ही इन्वोक किया है, ऐड नंबर को पहले इन्वोक किया, बाद में डिफाइन किया, तो फंक्शन एक्सप्रेशन था, इसलिए इसने इसके साथ भेदभाव किया और क्या कहा कि कैन नॉट एक्सेस ऐड नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन।
जब तक कंपाइलर यहाँ तक पहुंचा वहाँ तक ऐड नंबर डिफाइन ही नहीं था, क्योंकि ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये हॉइस्ट नहीं होता। तो कुल मिला के हॉइस्टिंग आप एक इस तरह से समझ लीजिए कि आप प्रोग्राम में कहीं भी लिखिए, वो सबसे जाके ऊपर जाके बैठ जाएगा, फिर उसे आप कभी भी डिफाइन करने से पहले ही आप उसे इन्वोक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले लाइन में फंक्शन डिक्लेरेशन को किया, सेम चीज़ जो है आपकी हॉइस्टिंग की, जो एरो फंक्शन है उसके साथ एप्लीकेबल नहीं है। तो हॉइस्टिंग आपकी सिर्फ एक ही चीज़ में होगी, फंक्शन डिक्लेरेशन में, फंक्शन एक्सप्रेशन में नहीं होगी, फंक्शन एरो फंक्शन में नहीं होगी। और इसी को हम देखते हैं यहाँ पे अगर आए तो ये टेबल में मैंने एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है कि क्या फंक्शन डिक्लेरेशन यूजेस फंक्शन कीवर्ड, ये तो सिंपल है, ये हॉइस्ट नहीं होता है, नॉट हॉइस्टेड इन द सेम वे, कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन। फुल्ली हॉइस्टेड, ये पूरी तरह से हॉइस्ट होता है और कैन बी डिफाइंड कॉल्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन। हॉइस्टिंग मतलब क्या है, इंग्लिश का एक शब्द है फ्लैग हॉइस्टिंग, मतलब फ्लैग को ऊपर चढ़ाना। तो एक तरह से अपने वेरिएबल भी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा और फिर एरो फंक्शन भी हमने देख लिया, आज समझ लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के 3 टाइप देखे, एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड नहीं होता, एक्सप्रेशन में आपका दिस कीवर्ड होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन में दिस कीवर्ड होता है, स्ट्रिक्ट मोड में वो अनडिफाइंड होता है, और जो अगर स्लॉपी मोड है तो उसमें विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और एरो फंक्शन में आपका दिस कीवर्ड मिलता नहीं है। तो ये हमने आज का कंक्लूजन लिया। इसमें और सारी डिटेल है छोटी मोटी, तो आज हमारे पास टाइम की पॉसिटी है, इसलिए हम आज यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पे एडजर्न करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसे एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, एक नया डेटा स्ट्रक्चर। तो थैंक यू।